हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 3 करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि हमने एक हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ था, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस आ चुके हैं। अब हम लोग सभी चैप्टर्स को कंटिन्यूअसली कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद आप लोगों के लिए 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे और साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। खास बात यह कि इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा आते हैं और साथ ही साथ ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी पड़ जाता है, तो इसीलिए इस चैप्टर के एमसीक्यू काफी इजी बनते हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे और उनको सॉल्व भी किया जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो आप लोगों ने सेकंड वीडियो लेक्चर देखा था तो उसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक के सभी टॉपिक को कवर कर लिया था, ठीक है। हमारे जितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, हमने 4 टाइप्स के रिएक्शंस को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो भी टाइप्स हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो भी टाइप्स हैं, हम सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात कर रहे हैं, बट बेसिकली यहाँ पे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही देखेंगे और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही पार्ट होगा जिसमें हम लोग 3 टाइप्स के रिएक्शन को देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 3 टाइप्स के रिएक्शन को देखेंगे। पहला होगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे गैस फॉर्मेशन रिएक्शन और तीसरा होगा हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद देखा जाएगा हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में, फिर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं डिटेल्ड में, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड प्लस मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, इनके बेसिस पे हम लोग 2-3 एग्जांपल्स को भी समझेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे और फिर कोरोजन और रेंसिडिटी, कि आखिर कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो हमारा पहला टाइप है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आखिर होता क्या है, इससे पहले मैंने आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही एग्जांपल दिया हुआ था कि जब वहां पे रिएक्शन होता है तो वहां पे आयंस के एक्सचेंज होते हैं और साथ ही साथ हमें वहां पे एक इनसॉल्युबल कंपोनेंट देखने को मिलता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस देखने को मिलता है जिसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। उसी रिएक्शन को हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं और उसी रिएक्शन को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें एक इनसॉल्युबल, ठीक है, जो चीज उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर न घुले और हमें वो नीचे सेपरेटली अलग मिल जाए, एक प्रेसिपिटेट, एक सॉलिड फॉर्म में वो सब्सटेंस हमें अलग मिल जाए, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं और उसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए पहले। चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। दोज रिएक्शंस in which an insoluble substance is formed are known as precipitation reaction. And the insoluble component, insoluble substance के लिए, insoluble substance is known as precipitate. Those reactions in which an insoluble substance is formed are known as precipitation reaction and the insoluble substance is known as precipitate.
एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को, किसके, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, आयन का एक्सचेंज हो गया। Ag और Cl एक साथ हो गए, ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस आपस में एक्सचेंज हो गए। तो ये हो गया हमारा AgCl, जो कि हमको एक व्हाइट पीपीटी देता है, और हमें क्या मिल गया, हमें NaNO3 का एक्वा सॉल्यूशन मिल गया, NaNO3 का एक्वा सॉल्यूशन मिल गया। तो यह एक टाइप से एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया ना। सेम एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारा एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, और ये उसका पार्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें एक इनसॉल्युबल कंपोनेंट देखने को मिलता है और उसी कंपोनेंट को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। जैसे कि अगर आप लोग इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हो, तो आप लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, आप लोगों को टेस्ट ट्यूब के अंदर NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। जब आप लोग इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को डालोगे, जैसे ही आप लोग डालोगे वैसे ही आप लोग को यहां पे बॉटम पे, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखने चालू हो जाएंगे ऑन द सेम टाइम, उसी समय पे। ये थोड़ा सा भी समय नहीं लेता, मतलब ये सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये रिएक्शन हो जाता है वहां पे, और ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो NaNO3 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये हो गया उसका डेफिनेशन, एंड ये हो गया उसका एग्जांपल। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारा सेकेंड रिएक्शन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि किसी के पावर को खत्म कर देना, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देना। जैसे कि अगर आप लोग एसिड और बेस को, ठीक है, एसिड ले लो और बेस ले लो, और अगर आप लोग उन दोनों को एक साथ एक ही कंटेनर में रख दो तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को काट देते हैं, ठीक है। उसी को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, जब वहां पे किसी का भी डोमिनेंस ना रहे। डोमिनेंस कहने का मतलब कि ना ही वहां पे एसिड प्रेजेंट हो, ना ही वहां पे हमें बेस मिले, वहां पे हमें एक नया प्रोडक्ट मिल जाए, और वो प्रोडक्ट हमें एक न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट मिल जाए, ना ही वो एक एसिड हो ना ही वो एक बेस हो, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इस रिएक्शन में हमें सॉल्ट और साथ ही साथ हमें पानी मिलता है। Those reactions in which acid and base reacts to form salt and water are known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसका एग्जांपल देख लें। पहले हमें क्या मिलता है, जब हम लोग एसिड और बेस को मिलाते हैं तब जाकर के हमें सॉल्ट मिलता है, और सॉल्ट और वाटर मिलता है, और साथ ही साथ कभी कभी यहां से हीट भी निकलती है। ठीक है, एसिड से हमें क्या मिलता है, H+ आयन, ये बात सभी लोगों को पता है ना। और बेस से हमें क्या मिलता है,
OH माइनस आयन है। जब भी कभी आप लोग को ये रिएक्शन दिखाई देता हो एसिड और बेस का, सबसे पहला काम करो कि वहां से आप लोग वाटर को बाहर निकाल दो, मतलब कि H प्लस आयन एसिड से और OH माइनस बेस से इसको मिला करके आप लोग यहाँ से माइनस H2O कर दो। यहाँ पे हमको पानी बाहर निकल गया है, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, सबसे पहले एसिड ले लेते हैं। चलिए एसिड के तौर पे हमने HCl ले लिया। बेस क्या लेते हैं हम लोग, चलिए हम लोगों ने बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी दो आयंस में टूट जाएंगे, एक H प्लस Cl माइनस, एक Na प्लस और एक OH माइनस। H प्लस और OH माइनस मिला करके आप लोग यहाँ से पानी को बाहर निकाल दो और जो बचा उनको साथ ले लो। तो NaCl, पानी और हीट, NaCl हमारा सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि यहां से H प्लस, एसिड से H प्लस और बेस से OH माइनस हमें मिला, और उसके बाद यहाँ पे जो बाकी चीजें बची थी जैसे कि Na और क्लोरीन, ये आपस में कंबाइन करके हमें एक सॉल्ट दे देते हैं। एक और एग्जांपल देखें इसका, चलिए पहला एग्जांपल था, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग एसिड को चेंज कर देते हैं, एसिड की जगह, इसकी जगह चलिए हम लोग H2SO4 रख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस वही रहने देते हैं NaOH। अब हमें क्या मिलेगा, दो हाइड्रोजन हमारे पास हैं और एक हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, ठीक है। अब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो ये वाले कंपोनेंट रहने, तब जाकर के हमारा ये जो रिएक्शन को बैलेंस होगा। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, उसके बाद हमें मिल जाएगा Na2SO4, Na2SO4 मिल जाएगा, और क्या मिलेगा हमें, H2O मिलेगा। देखते हैं रिएक्शन हमारा बैलेंस है कि नहीं। सोडियम दो बैलेंस है, SO4 एक है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, दो चार हाइड्रोजन हो गए, दो चार हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना हुआ, 4 2 6 हो गए हमारे पास, और ये 4 और ये 2 6। ये केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे हीट मिल जाएगी बाहर। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आप लोग ये रिएक्शन भी समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपना थर्ड टाइप का रिएक्शन, जो कि है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है। पेट में गैस बन रही है क्या, इधर ध्यान दो। गैस फॉर्मिंग रिएक्शन क्या होता है, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें प्रोडक्ट या तो गैसियस मिल जाए, ठीक है। हमें जो भी रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट मिलता है या तो वो गैसियस मिल जाए, या फिर वो जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होकर के हमें गैसियस प्रोडक्ट दे दे। बात नहीं समझ में आई, मैं समझाता हूं। जैसे कि चलिए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है A और B, ये आपस में रिएक्ट करके हमें AB प्रोडक्ट देते हैं, और ये AB प्रोडक्ट हमें गैसियस मिल गया। मतलब कि अब इसमें कोई भी डिकम्पोजिशन हमें नहीं करवाना है, हमें ये प्रोडक्ट पहले से ही गैसियस मिल गया, ठीक है। हमने इन दो रिएक्टेंट्स को आपस में हीट किया तो हमें गैसियस प्रोडक्ट मिल गया। या फिर हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है, सपोज कीजिए A2 + B, ठीक है। हमने इसको हीट किया, हमें मिल गया A2B, ठीक है। और ये सपोज कीजिए कि हमारे लिए एक सॉलिड प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब क्या होगा कि ये प्रोडक्ट इंस्टेंटली उसी समय जैसे ही हमें प्रोडक्ट मिला ये एक गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ अभी जो हमारा A2B है ये यहीं पे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। A2B का ही फर्दर रिएक्शन हो गया, और ये हमें मिल गया यहाँ पे AB, और हमें A गैस बाहर मिल गई, ठीक है। ये रिएक्शन का आगे वाला पार्ट है, इसको यहां मैं लिख देता हूं। फिर से सेम रिएक्शन हुआ और हमें AB मिला सॉलिड फॉर्म में, और हमें वहां पे एक गैस मिल गया।
पहले कंडीशन में क्या हुआ कि जब ए बी आपस में रिएक्ट किए तो हमें पहले से एक गैसियस प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। बट सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, जब रिएक्टेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, हमने इसके सपोज इसके हमने 2 मोल ले लिए और इसका 1 ही मोल रखा, तो हमें एक सॉलिड प्रोडक्ट मिला और वो सॉलिड प्रोडक्ट ऑन द सेम टाइम इंस्टेंटली वो ब्रेक डाउन हो गया, फिर वो डिकम्पोज हो गया और हमें गैसियस प्रोडक्ट दे दिया। इसी टाइप्स के रिएक्शन को गैस फॉर्मिंग रिएक्शन कहा जाता है। डेफिनेशन लिखना है, उससे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। गैस फॉर्मिंग रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which a gaseous product is formed or the product, ठीक है, the product instantly decomposes to a gaseous product। या तो वो प्रोडक्ट हमें पहले गैसियस में मिल जा रहा था या फिर वो प्रोडक्ट इंस्टेंटली डिकम्पोज हो गया और फिर जाकर के हमें गैसियस प्रोडक्ट मिला। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और बेटर समझ में आ जाएगा। जब HNO3 को NO2SO3 के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, या फिर हमें एक सॉलिड प्रोडक्ट ही मिल जाए या फिर हमें गैसियस प्रोडक्ट बाद में वो डिकम्पोज होकर के देता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा पानी और SO2 गैस, ठीक है। हमें यहाँ पे पानी मिलेगा और साथ में SO2 गैस मिलेगा और हमें एक कंपोनेंट मिलेगा। वो कंपोनेंट होगा हमारा Na और NO3 का, ठीक है। Na NO3 आपस में मिल गए हमें, यहां से हमें H2O मिल गया, ठीक है। एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल गया और 2 हाइड्रोजन के यहां से बैलेंस कर लो, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, सोडियम बैलेंस हो गया। NO3 2 हो गया, NO3 2 हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, चलिए बैलेंस हो गया। सल्फर कितने हैं हमारे यहाँ पे, एक सल्फर। ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6 2 8 1 9, ठीक है। 3 2 6 6 3 9, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे जाकर के सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर ऑक्साइड लिख लो, ऑक्साइड का हमें गैस मिल गया, मतलब कि ये गैस फॉर्मिंग रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन फर्दर ही हुआ था, ठीक है। हमें एक प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट बाद में जाकर के डिकम्पोज हो गया इन सब प्रोडक्ट्स में, ठीक है। हमें एक प्रोडक्ट मिला, फिर ये जाकर के इन सब प्रोडक्ट्स में हमको वापस मिल गया और हमें वहां पे गैस मिल गया। तो ये था हमारा थर्ड टाइप का रिएक्शन जो कि है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म हो गया। यहाँ पे भी देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ है। यहाँ से सोडियम NO3 हमें अलग मिल गए, ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में ब्रेक हो गए। यहाँ से हमें H2SO3 मिला था, ठीक है। क्या मिला था, H2SO3 मिला था, वो वापस आकर के ब्रेक डाउन हुआ और H2SO3 से हमें H2O मिल गया और SO2 गैस मिल गया। तो ये था हमारा एक गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अपना सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आप लोग सिर्फ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूंगा, उसको लिखने का तरीका बता दूंगा, वो आप लोगों के लिए काफी होगा। और उसके बाद इसके फर्दर जो भी स्टडी होगी आप लोग क्लास 12 में करोगे, पूरा चैप्टर है पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमर्स, ठीक है। आप लोग वहां पे जाकर के इनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल स्टडी करोगे कि पॉलीमर होता क्या है, बनता कैसे है, इनमें किस किस टाइप्स के पॉलीमर होते हैं वगैरह वगैरह। तो अपने हेडिंग लगाएंगे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता क्या है,
पॉली, पॉली का मतलब होता है कई, मर का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। जब कई सारे छोटे छोटे सब्सटेंस, ठीक है, कई सारे छोटे छोटे सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन करके हमें एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है और ये एन टाइम्स है, मतलब कि कई सारे छोटे छोटे हमारे पास रिएक्टेंट्स है, इनको मोनोमर्स कहा जाता है, ठीक है, इनको मोनोमर्स कहा जाता है। मोनो मतलब सिंगल यूनिट, ठीक है। अब जब इनका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा यहां पे हम हीट इनको देंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और भी चीजें इसमें अप्लाई की जाएंगी, कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। तो जब ये सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे तो हमें एक पॉलीमर देंगे। बात समझ में आ गई? सपोज कीजिए कि ये 4 यूनिट है, ठीक है, एक है हमारे पास 4 अलग अलग यूनिट है। अब ये आपस में कंबाइन होकर के हमें एक नया प्रोडक्ट दे देंगे, ए, और ये आगे इसी तरीके से चेन में जुड़ते चले जाएंगे। तो ये होता है एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें कई सारे छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में कंबाइन करके हमें एक नया प्रोडक्ट देते हैं, जिनको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। पॉलीमर का डेफिनेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है? द reaction in which small units, जिनको मोनोमर कहा जाता है, ठीक है, small units of monomers combine together to form a large unit जिसको पॉलीमर कहा जाता है। The reaction in which small units combine together to form a large unit is known as polymerization reaction. Polymerization reaction एग्जाम्पल देख लें इसका। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि जब इथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, जब इथेन के कई सारी यूनिट्स, इथेन के कई सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन करके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ तो ये हमें पॉलीइथीन देते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N यूनिट्स। अब यहां से और भी CH2 के यूनिट्स यहां से जुड़ते चले जाएंगे, ये हमें मिल गया पॉलीइथीन। इसका मैकेनिज्म समझा दूं मैं आप लोगों को, बस समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि ये हो कैसे रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराया गया, इस हाइड्रोजन को एक काम करो यहाँ ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके बीच का ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ, ठीक है, एक एक टाइम पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। उसके बाद हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया HCH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और वो जो बॉन्ड टूटा था इनके बीच से अब वो इस साइड पे हमें मिल गया,
अब बाकी के जितने भी इसी तरीके के इथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे, इथेन के जितने भी मोनोमर्स होंगे, वो सब इस बॉन्ड से आकर के जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। हम लोग देखने जा रहे हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, मैं ऊपर से ही बता देता हूं, सरफेस से ही, ठीक है। कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिससे हीट निकलती है। ठीक है, कोई एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जैसे कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, CaO को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ ही साथ वहां से हमें हीट निकलती है। ठीक है, जब हम लोग मीथेन को, ठीक है, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ले आते हैं, ठीक है, CH4 है हमारे पास और वो भी ऑक्सीजन के एक्सेस प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ पे एक्सेस प्रेजेंट है। जब वहाँ पे लेकर के जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है और साथ ही साथ वहाँ पे हमें हीट मिलती है। ठीक है, वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, मतलब एंडो का मतलब खुद में, ठीक है, वहां पे हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। एक्सो का मतलब कि कोई चीज बाहर निकल रही है, ठीक है, उसको एग्जिट कर रही है, और इंडो का मतलब कोई भी चीज उसके अंदर आ रही है। तो यही होता है कि एंडोथर्मिक का मतलब कि जो हीट होती है वो उसमें हम लोग देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट पाने के लिए हम लोग हीट देते हैं, बट यहाँ पे प्रोडक्ट बनते समय हमें हीट मिलता है। यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ हमें हीट भी मिलता है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट देना पड़ता है। जैसे कि चाय हमें अगर बनानी है तो हमें चाय, जो भी हमने वहां पे कंपोनेंट्स रिएक्टेंट्स लिए हैं, चाय पत्ती, चीनी, पानी, दूध, जो भी हमने उसके अंदर मसाले डाले हैं, उनको बनाने के लिए, उनको पकाने के लिए हमें वहां पे हीट देना पड़ेगा। मतलब अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें चाय बनानी है तो हमें वहां पे हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पे हमें हीट निकलती हुई मिल रही है, जैसे कि हम लोग जब चूने को पानी में डालते हैं तो चूना वहां पे ऐसा लगता है कि उबल रहा होता है। ठीक है, वहां से एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। तो वो हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहला पॉइंट डालेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका डेफिनेशन आप लोग बुक से लिख लोगे? नहीं सर, लिखवा दीजिए, लिखो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, those reaction in which heat is released along with the formation of प्रोडक्ट भी बन रहा है और साथ ही साथ वहां पे हमें हीट भी मिल जा रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट की, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट तक पहुंचा दे रहा है, इसीलिए जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती है। एग्जांपल देख लें इसका, आप लोग इतना नोट डाउन कर लिए, फिर एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन, जब मीथेन को जलाया जाता है, ठीक है, CH4, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सेस प्रेजेंट रहना जरूरी है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन जो चाहिए वो एक्सेस अमाउंट में चाहिए, सो ऑक्सीजन इन एक्सेस। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इसके साथ हमें H2O मिलेगा, और क्या मिलेगा, हमें हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया जाए। अगर आप लोगों को बैलेंसिंग नहीं आता है
तो मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है स्पेशली बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए बना के रखा हुआ है। आप लोग वहां से जा करके बैलेंसिंग सीख सकते हो। आप लोगों को बस टाइप करना है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, पीवीसी नॉलेज अभिषेक मौर्य। आप लोगों को मेरा वीडियो सबसे टॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कार्बन कितने हैं। कार्बन 2 बैलेंस है, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं 3। हाइड्रोजन 4 2, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। ये हमारे बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आ गई ना। चलिए ये हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखना भूल गया, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट मिल रही हो, साथ ही साथ हमारा प्रोडक्ट अपने आप बन जा रहा हो, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। इस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। बस डेफिनेशन इरेज करूंगा, सॉरी डेफिनेशन नहीं इरेज करूंगा, डेफिनेशन आप लोग लिख लेना। मैं यहाँ पे और इसके एग्जांपल्स लिख देता हूं। जो हमारा पहला एग्जांपल है वो है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन, अच्छा आप में से कितने लोगों को ये पता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है? कोई भी जिसको पता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। वैसे जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को ये डिटेल में बता दूंगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि जो हमारा ब्रीदिंग होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। हमने सांस अंदर ली, सांस छोड़ दी, बस सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना, यही हमारा ब्रीदिंग होता है, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये हमारा ब्रीदिंग कहलाता है। बट रेस्पिरेशन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर आप लोगों ने सांस ली, ठीक है। अब वो जो सांस होगी, ठीक है, आप लोगों ने जो भी हवा इनहेल की है वो हवा अब जाएगी, प्यूरिफाई होगी, वहां से ऑक्सीजन लिया जाएगा। वो ऑक्सीजन हमें हेल्प करेगा एनर्जी के ब्रेक डाउन में। वहां से हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, वहां से एनर्जी निकालेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बचा रहेगा वो हमारे एयर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इतना सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे रेस्पिरेशन में जो भी प्रोसेस होता है वहां पे हमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला किसको पता है? कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। C6H12O6, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा C6H12O6। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद हमें क्या देगा ये प्रोडक्ट के तौर पे? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे एक ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी, जो कि हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और उसी एनर्जी को हम लोग अपने डेली लाइफ की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जो भी आप लोग डेली लाइफ के काम करते हो, ठीक है, आप लोग चलते हो, सोते हो, बैठते हो, उठते हो, उसमें जो भी एनर्जी लगती है वो आपको यहीं से मिलती है। इसको बैलेंस कर लिया जाए। चलिए, ऑक्सीजन कितने हमारे यहाँ पे? 6 2 8 ऑक्सीजन है, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 1 3। कार्बन 6, कार्बन 6 है। चलिए, हाइड्रोजन कितने हैं? 12 और 2। यहाँ पे 6 लगाना है हम लोग, प्लस 6H2O। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। चलिए, अब हमें क्या बैलेंस करना है? कार्बन को बैलेंस करना है। कार्बन 6, कार्बन 6, ठीक है। कार्बन भी यहाँ पे हमारा बैलेंस हो गया।
अब ऑक्सीजन देखते हैं कितना है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 24 ऑक्सीजन है यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2, तो हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे, कितने ऑक्सीजन चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बैलेंस करते हैं, कार्बन 6 हो गए, कार्बन 6 हो गए, ये हमारे पास रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो गया। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो 6 और 6, कार्बन बैलेंस हो गया। चलिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ, 6 दूना 12 और 6 18, 6 यहाँ पे है, 6 दूना 12, 6 18 ऑक्सीजन इधर, 18 ऑक्सीजन इधर। ये हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया रेस्पिरेशन का। जो इसमें सेकंड होता है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर डिकम्पोज हो रहा हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर डिकम्पोज हो रहा हो तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनका डिकम्पोजिशन, उनका ब्रेकडाउन, उनका मिट्टी में मिल जाना, सत्यानाश हो जाना, तबाह हो जाना, ठीक है, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक मैटर की, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वहां से भी हमें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद चलेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। अब हम लोग देखने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट डाल लीजिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझा तो दिया यार, अब इसका डायरेक्ट डेफिनेशन लिखो। चलो, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शंस in which heat is provided, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोवाइड किया जाता है, those reactions in which heat is provided to obtain the प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोवाइड किया जाता है प्रोडक्ट को पाने के लिए। इस कंडीशन में जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हम हीट सप्लाई करने के बाद पा रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगी। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे कुछ और भी छूटा है क्या, दोज रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज प्रोवाइडेड टू ऑब्टेन द रिएक्शन to obtain the reaction is known as, यहाँ बचा है, is known as endothermic reaction। endothermic reaction इसका एग्जांपल देखा जाए। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जब बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब बैरियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के तौर पे क्या क्या मिलता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ से हमें पानी बाहर मिलेगा और अमोनियम गैस मिलेगा, ठीक है, और क्या मिल जाएगा हमें, BaCl मिल जाएगा, बैरियम क्लोराइड में मिल जाएगा, ठीक है। तो
BaCl2 हमें मिल जाएगा, अमोनिया गैस मिल जाएगी और हमें पानी मिल जाएगा। देखते हैं ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। बैरियम 1 है, चलिए बैरियम 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 है और ये 4, ठीक है। तो 4 2 6 हाइड्रोजन हमारे पास है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे हम लोग 2 लगा दें तो 6 2 8 हो गए, ठीक है। 8 हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए। चलिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लगाना है। अब देखते हैं रिएक्शन हमारा बैलेंस है कि नहीं। तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया, बट Ba नहीं बैलेंस हुआ, ठीक है। तो काम को यहाँ से भी 2 को हटा दो। अब यहाँ पे हमें 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड अब हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और ये 4 2 8, 8 2 10 हाइड्रोजन मिल गया हमें। कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 2 6, यहाँ पे 2 लगा दो, 4 होगा, 6 4 10 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस चेक कर लो। बैरियम 1 बैरियम 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 और 4 2 8 10 हाइड्रोजन, 3 2 6 4 10 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 2 2 बचा क्या, क्लोरीन बचा, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंसिंग के लिए अगेन आप लोग मेरा वीडियो जाकर के देख सकते हो यूट्यूब पे, वहां से आप लोग बैलेंसिंग सीख सकते हो। तो ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये था उसका एग्जांपल। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, हम उसको भी देख लेते हैं। ये था पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर मेटल, ठीक है। जब AgBr को हम लोग, यहाँ पे ध्यान रखना हमने हीट लगाया है, ठीक है। AgBr को जो हम लोग सनलाइट में रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सूरज चाचू की गर्मी पड़ी, ये भैया परेशान, ठीक है। अब ब्रोमीन भैया कह रहे हैं कि अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, हमको भागने दीजिए यहाँ से। ब्रोमीन भैया गैस बन के भाग गए। अब बेचारे चांदी वाले भैया एकदम चमकते हैं, वो हो गए यहाँ पे ग्रे। धूप में रह करके उनका कलर हो गया सांवला। बैलेंस कर दीजिए इसको। ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट। यहाँ पे एक तौर पे आप ये भी बोल सकते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा एक टाइप से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाता है। नोट डाउन कीजिए आप लोग इसको। अब तक की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। पहले हम लोग इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आए थे। सबसे पहले जो सबसे पुराना वाला कॉन्सेप्ट था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बोला जाता था कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर कहीं से अगर हाइड्रोजन हट जा रहा है तो वो एक हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता था, ठीक है। उसी तरीके से रिडक्शन भी हमारा होता था कि अगर ऑक्सीजन हट गया और वहां पे आकर के हाइड्रोजन जुड़ गया तो हमारा एक रिडक्शन रिएक्शन होता था। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए, CuO मिल जाएगा हमें। और अगर इसी को CuO को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रख दिया जाए, ठीक है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया जाए
तो हमें वापस से कॉपर मिल जाता है और हमें पानी मिल जाएगा H2O। हाँ ठीक है, ये हमारे दो रिएक्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर हमने हीट किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमको कॉपर ऑक्साइड मिल गया जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, यहां पे हुआ है रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन। ये दो स्टेप्स में ये रिएक्शन हुआ है। ठीक है, पहले कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और हमें कॉपर ऑक्साइड देता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद यही कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें कॉपर अलग मिल जाता है और हमें पानी मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होगा। ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहले वाले के अकॉर्डिंग कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन हो रहा है या फिर वो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, इन सभी चीजों का अगर वहां पे एडिशन हो रहा है तो वो हमारे लिए ऑक्सीडेशन कहलाएगा। उसी तरीके से रिडक्शन क्या होगा, हाँ इसको नीचे लिखते हैं, अभी इसमें एक और चीज लिखना है। रिडक्शन क्या होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, उसको बोला जाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को और क्या बोला जाएगा, यहां पे क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ा या फिर यहां से ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो, ठीक है, और हाइड्रोजन यहां से हट जाए, सपोज कीजिए कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इसका जो भी रिमूवल होगा, अगर हाइड्रोजन वहां से हटता है या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हटता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिडक्शन में हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा यार, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, रिडक्शन का एक और डेफिनेशन, ये तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, चलिए ये दिखाई दे रहा है। रिडक्शन का एक और डेफिनेशन कि रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन या फिर कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां से हट जाता है तो उसको भी रिडक्शन बोलेंगे, या फिर उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसको भी रिडक्शन बोलेंगे, या फिर उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको भी उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, उसको रिडक्शन ही बोलेंगे। उसके बाद या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो भी उसको ऑक्सीडेशन ही बोला जाएगा। ये हो गया हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब चलते हैं नए कॉन्सेप्ट पे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
एक्चुअली थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक मेरा माइक आया नहीं है, मैंने ऑर्डर किया है उसको, ठीक है। माइक के आ जाने के बाद जो भी साउंड की प्रॉब्लम होगी वो खत्म हो जाएगी, तब तक के लिए इसी पे कंटिन्यू जब तक माइक नहीं आता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी होगी, ठीक है। यहाँ से पैसे की हेराफेरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी होगी, ठीक है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एलिमेंट, या फिर इंक्रीज इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट से चला जाए, या फिर वहां पे जो उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी है, जो भी उसकी वैलेंसी पॉजिटिव में है वो बढ़ जाए। एग्जांपल देखते हैं, सोडियम Na+ में चेंज हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो पॉजिटिव में चला गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर कितना है, 0 है, और यहाँ पे कितना हो गया, 1+ हो गया। तो मतलब कि प्लस जो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, प्लस वाली जो इलेक्ट्रोवैलेंसी थी वो बढ़ चुकी है, 0 से 1 पे पहुंच गई और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। या फिर Fe2+ आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3+ में चला गया, ठीक है, 2+ 3+। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्यों, वो देख लो। यहाँ पे पावर कितना है, 0, यहाँ पे 1+1 - 1+1 - मिलकर कैंसिल, खत्म, 0 फिर से। यहाँ पे 2+ है, 1 3+1 माइनस, कितना बचा, 2+ बचे ना यार। मैथमेटिक्स तो आता है ना, 10th में पहुंच गए, इतना मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए आप लोगों को। 3+ और 1 माइनस जोड़ोगे, 2+ मिला, 1+1 माइनस, खत्म, बवाल, 0। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन करो। फिर चलते हैं हम लोग रिडक्शन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। इसको इरेज कर देता हूं। साउंड की मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बैकग्राउंड में बड़ा अच्छा गाना चल रहा है, तो बार इरेज करना पड़ता है, बोर्ड का दिखा। चलो अब देखते हैं रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट। पहले वाले में रिमूवल हुआ था, इस वाले में एडिशन हो गया। और क्या होगा, और क्या होगा इसमें, पहले वाले में क्या हुआ था, इंक्रीज इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी हुई थी, अब यहाँ पे इंक्रीज इन नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, इंक्रीज इन नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल से ही आप लोगों का कल्याण होगा। एक क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- में चला जाता है, और एक O- आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते O2- में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ और जो उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी थी वो बढ़ गई, ठीक है। पहले यहाँ पे 1 भी नहीं था, अब 1 हो गया, यहाँ पे 1 था अब 2 हो गया, ठीक है। 1 का 2, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 1, यही हो रहा है यहाँ पे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिडक्शन वाला, कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट, या फिर इंक्रीज इन नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट,
क्लोरीन का हमने एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया। ऑक्सीजन यहाँ से माइनस में पहुंच गया, Cl माइनस में, और यहाँ से ऑक्सीजन एक माइनस के साथ एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ा और 2 माइनस में पहुंच गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको अपने आप को स्टेबल रखना होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को लेते या फिर इलेक्ट्रॉन को देते क्यों हैं, वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं। उनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उनके जो भी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ये उसको लूज करके या फिर गेन करके, ठीक है, या फिर ये उसको किसी को दे देते हैं या फिर किसी से ले लेते हैं और अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं। बिल्कुल ये नोबेल गैस जैसा बिहेव करना चाहते हैं, मतलब कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं उसके बाद, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर ये गेन करते हैं। तो ये थी मॉडर्न कॉन्सेप्ट की कहानी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट भी देख लिया और हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी देख लिया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एजेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात कि हमें ऑक्सीडेशन पता है, हमें रिडक्शन पता है। एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है कि कोई भी उस प्रोसेस को जो करवा रहा हो, ठीक है, या फिर वो अपने आप हो गया तो ठीक है, अगर उसको कोई करवाता है तो उसको एजेंट बोला जाता है। जैसे कि हर चीज में एजेंट होते हैं, ठीक है, आपको कोई काम करवाना है किसी से तो उसमें भी आपको एजेंट होते हैं, ठीक है, आप एजेंट को पैसा दो, आपका वो काम करवा देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ एजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ये खुद रिड्यूस होकर के सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं, ठीक है। कैसे करवाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें कहा जाता है जो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन करवा दें या फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करा दें उसी सब्सटेंस से, ठीक है। हाँ, सो कैसे लिखा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को? द components of a reaction, ठीक है, एक रिएक्शन के ही ये कंपोनेंट्स होते हैं या फिर कोई सब्सटेंस कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। कंपोनेंट्स या फिर सब्सटेंस आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिएक्शन which adds oxygen removes hydrogen or electrons from other substance। इसको थोड़ा सही करो, ये अच्छा नहीं लग रहा था कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन। इसको मैं कर देता हूँ द सब्सटेंस, ठीक है, वो थोड़ा सा सूट करेगा इसके ऊपर। The substance which adds oxygen removes hydrogen और इलेक्ट्रॉन, या फिर वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा फ्रॉम अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंसेस से। और इनकी खास बात, दे गेट रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। वो एक रिएक्शन में खुद रिड्यूस्ड हो जाते हैं और दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहा जाता है? द सब्सटेंस which adds hydrogen और which adds hydrogen और इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन और रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। ठीक है, इनको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। दे गेट ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन। दिखाई दे रहा है ना? ओहो सॉरी, ये दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन। वो रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन का एडिशन करवाते हैं या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। या और वो रिएक्शन में खुद को रिड्यूस करवा करके सामने वाले बंदे को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच एड्स हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स और रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। कोई ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन का एडिशन करवाता हो या इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाता हो, साथ ही साथ ऑक्सीजन का रिमूवल करवाता हो अदर सब्सटेंसेस से, उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। और वो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं किसी रिएक्शन में। ये हमारे लिए दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। तो इनको देखते हैं, इनकी हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ और कुछ। तो सबसे पहले रिएक्शन देखिए आता है कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सल्फर देता है और पानी निकालता है। यहां से सल्फर से क्या हुआ, हाइड्रोजन हट गया और यहां पे आकर के हाइड्रोजन जुड़ा है। कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन हटता है या ऑक्सीजन जुड़ता है, उसको क्या बोला जाता है? बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन। क्यों? देखो हाइड्रोजन हट गया तो हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना एक ही बात होता है, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन जुड़ा है तो यहां पे इन भाई साहब का हो गया है रिडक्शन। जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दिख रहा है साहब? H2S हमारे लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा दिया है। ये हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और इन भाई साहब का रिडक्शन हुआ है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हुआ? क्योंकि इसने खुद का रिडक्शन करवा करके इनको ऑक्सीडाइज करवा दिया और इन्होंने खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरे वाले को रिड्यूस करवा दिया। यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अभी को कि ये खुद को ऑक्सीडाइज करवा करके दूसरे को रिड्यूस करवा देंगे, उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनको बोलेंगे जो खुद को रिड्यूस करवा करके सामने वाले बंदे को ऑक्सीडाइज करवा दें। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखते हैं। यहां से क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पे इनका क्या, ये हमारे लिए क्या हुए? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हमारे लिए क्या हुए? एक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? बस इतना कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रख लो कि जिस किसी का भी रिडक्शन हो रहा हो
उसका जो ये हमारा रिएक्टेंट होगा वो हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, CING, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि मैंने आप लोगों को अर्लियर पॉइंट में बताए थे कि इसके बाद हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स ये 2 वर्ड से बना हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन, एक हो गया हमारा रेड, एक हो गया हमारा ऑक्स। इसका मतलब होता है रिडक्शन, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। The reaction in which oxidation and reduction takes place साइमल्टेनियसली, स्पेलिंग सही है ना, SIMULTANEOUSLY, सही है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक रिडॉक्स रिएक्शन जब लिखा जाता है तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हमारा हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा होता है हमारा हाफ रिडक्शन रिएक्शन। पहला कंपोनेंट होता है ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ। मतलब कि उसमें से हमारा आधा एक ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होगा और आधा एक हमारा रिडक्शन वाला रिएक्शन होगा, और उन्हीं दोनों रिएक्शन को जब हम मिला देंगे तो हमें कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बेसिस पे हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। आप लोग को यहाँ पे 2 रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है हमारा Zn2H+ गिव्स आउट Zn2+ और H2। सेकेंड वाला है 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 कॉपर 2+ आयन गिव्स आउट 2Al3+ प्लस 3 Cu। इसको देखते हैं। पहले है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Zn से हमें Zn2+ मिला है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन छूटे तभी जाकर के हमें यहाँ पे 2+ मिला। अब रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन हाफ में यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिंक द्वारा छोड़े गए हैं वो हाइड्रोजन कैप्चर करेगा और H2 बना लेगा, ठीक है। देखते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। यहाँ पे प्लस कितने चार्ज है? 1 और ये 2, 2+ चार्ज 2+ चार्ज, ये हमारा एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। हमें इस रिएक्शन में सिर्फ चार्जेस को बैलेंस करना है, उसके बाद हमारा रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं तो क्या होगा? 2Al 3+ में जाता है 3 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ करके, ठीक है। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ करके जाता है तो ये हमें 2Al3+ देता है। उसके बाद रिडक्शन हाफ में क्या होगा? यही 6 इलेक्ट्रॉन्स
आएंगे और हमें कॉपर देके चले जाएंगे, ठीक है। अब ये कॉपर ने इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया और 3Cu बना डाला, जो उसके ऊपर से 2 प्लस के चार्जेस थे वो खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? 3 और 6 प्लस चार्ज और ये -6 खत्म, 0 हो गया, चार्ज 0 हो गया। यहाँ पे चार्ज हमारा 3 प्लस आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है 0, यहाँ पे चार्ज कितना है +6, यहाँ पे चार्ज कितना है -6 का, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमें मिल गया +3 का चार्ज। ये था ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के कुछ एग्जांपल्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्दर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। तो हम लोग समझने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आखिर होता क्या है। सबसे पहले जो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है लंबा चौड़ा, उसको समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इज द रेसिडुअल चार्ज विच इट्स एटम हैज और अपीयर टू हैव व्हेन ऑल अदर एटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स आर assumed to be removed as ions by counting the shared electrons with more electronegative atom। मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाहता है डेफिनेशन? नहीं समझ में आया? समझाता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का वो रेसिडुअल चार्ज होता है। रेसिडुअल चार्ज मतलब क्या होता है कि कोई भी चार्ज उसके ऊपर जो बचा हुआ हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, चलिए हम कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है A3O2, ठीक है, A3O2C4। हमारे पास कोई भी, हमने ABCD में से कोई कुछ ले लिया, ठीक है, ये कुछ हमारा एलिमेंट ही है। सपोज करते हैं कि हमारा ये इसी टाइप का कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस था, कंपाउंड था। अब यहां से क्या करो आप लोग, सभी एटम्स को हटाना चालू कर दो, ठीक है, सभी एटम्स को हटाना चालू कर दो। हमने यहाँ पे C को हटा दिया, O को हटा दिया, ठीक है। अब इनके हटने के बाद इस अकेले के ऊपर जितना चार्ज पड़ेगा, ठीक है, जितना चार्ज पड़ेगा जो कि इसने इन सभी एटम्स के साथ शेयर में लगाए हुए थे, ठीक है। When all other atoms from the molecule are assumed to be removed, यहाँ पे जितने और भी एटम थे हमने उस मॉलिक्यूल से हटा दिए हैं, ठीक है। Al2O3 हमारे पास मॉलिक्यूल था, हमने यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ A3 बचा हुआ है। एज आयंस, आयंस के फॉर्म में हमने हटाया। आयंस के फॉर्म का कहने का मतलब कि हमने उसके चार्ज को हटाया वहां से, ठीक है। आयंस बाय काउंटिंग द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब उसके ऊपर जितना चार्ज उस समय बचा होगा, जितना चार्ज उस कंडीशन में उसके ऊपर बचा होगा एज कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का वो रेसिडुअल चार्ज होता है जो कि तब आता है जब उसके एटम को हम लोग रिमूव कर देते हैं उसके मॉलिक्यूल्स से एज आयंस के फॉर्म में, एंड बाय काउंटिंग द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो भी हमने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी वहां पे उसको भी हम लोग हटा देते हैं विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होते हैं? जिनको इलेक्ट्रॉन्स की चाहत होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को चाहते हैं, ठीक है, वही तो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं इसका एग्जांपल। यहां पे लिखा हुआ एलिमेंट्स और यहां पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो हम लोग कुछ एलिमेंट्स और उनके ऑक्सीडेशन नंबर देखने वाले हैं। तो कोई भी अगर एटम होगा, ठीक है, कोई भी अगर एक इंडिविजुअल एटम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। सोडियम पोटेशियम का +1 होगा, इसमें और भी आएंगे बट मैं एग्जांपल को बता रहा हूं। जैसे सोडियम और पोटेशियम का +1 होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम का +2 होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली। जब आप हमेशा कंडीशन में देखोगे तो -2 होता है, बट कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें -2 के अलावा भी ये और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। बट आप लोग मान के चलो कि ये आप लोगों को जनरल कंडीशन मिलेगा -2 का, जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, ठीक है, जब ये H2O2 के साथ होगा तब जाकर के इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तब इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। जब सुपर ऑक्साइड दिखाएगा तो उस कंडीशन में इसका +1 होगा। जब ये किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ चला जाएगा, ठीक है, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा फ्लोरीन, तब जाकर के प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ऑक्सीजन कभी भी प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है
कुछ ही ऐसे कंडीशंस होते हैं जब ऑक्सीजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होता है, तब जाकर के ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आता है। उसके बाद हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है तो उसके ऊपर -1 का होगा, और अगर नॉन मेटल के साथ है तो +1 का होगा। उसी तरीके से फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके तो इसके ऊपर -1 होगा। कोई भी मॉलिक्यूल अगर होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसके ऊपर 0 होगा। मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो उसके ऊपर 0 होगा। अब हम चलते हैं, चलना कहीं नहीं है, अब हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। निकाला कैसे जाता है, अगर हमें कुछ के ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो तो सबसे पहले यहाँ पे इसका लिख लिया जाता है हम लोग, ठीक है, ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े। सोडियम पोटेशियम का +1, कैल्शियम मैग्नीशियम का +2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का -1, +1 मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में फ्लोरीन का -1। इसको इरेज कर दूं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला कैसे जाता है, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3। हमें इस कंपाउंड में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। हमें ऑक्सीजन का स्टेट पता है, कितना होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 जनरली, ठीक है, ये एक जनरल कंडीशन है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -2 का होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे, Al2O3। जो इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज है वो कितना है, 0। जो हमारे पास टोटल चार्ज है वो कितना है, 0 चार्ज है हमारे, ठीक है, इस कंपाउंड के ऊपर 0 चार्ज है। अब ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, हम इसको x सपोज कर लेते हैं। तो कितने हमारे पास एल्यूमिनियम, 2 × x प्लस -2 है तो कितना हो गया, 3 × -2 इज इक्वल टू 0। 2x -6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +6/2, x इक्वल टू +3। एल्यूमिनियम को जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है H2S में, ठीक है। H2S में हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो हमें पता है हाइड्रोजन एक नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो कितना होगा, +1, ठीक है। तो H2S +1, इसको x सपोज कर लेते हैं। टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज 0, तो 2 × +1 प्लस x इज इक्वल टू 0, +2 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -2। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपके लिए 2 क्वेश्चंस में होमवर्क दे देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, आप लोगों को हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, इसमें H2O2 में, ठीक है। आप लोगों को हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है H2O2 में। और एक और क्वेश्चन है कि आप लोगों को हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है इन सोडियम
हाइड्राइड में, ठीक है। NaH में आप लोगों को हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके बताना है। तो ये थी पूरी कहानी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देख लिया, रिड्यूसिंग एजेंट भी देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के कौन से इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। जो पहला इफेक्ट था हमारा वो है कोरोजन, जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है कि मेटल का डिग्रेडेशन, ठीक है। मेटल का डिग्रेडेशन मतलब कि मेटल टूट जाता है वहां पे, ठीक है। कितना भी बढ़िया मेटल हो वो टूट जाता है, किसकी वजह से? हवा की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, या फिर किसी केमिकल की वजह से जो उसके सरफेस पे आ जाते हैं, और इसी को कोरोजन कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग लोहे के एक नेल को, ठीक है, आयरन नेल को अगर आप लोग साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए नॉर्मली आप लोग खुले में छोड़ देते हो, तो उसके ऊपर एक ब्राउन सा कोटिंग इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्राउनिश कोटिंग जम जाती है, जिसको रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रस्ट। और रस्ट बेसिकली एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। कैसे होता है? आयरन के ऊपर ऑक्सीजन और साथ ही साथ पानी, ये हमें हवा से मिले हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और पानी जब आयरन के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो ये रस्ट बनाते हैं, जो कि Fe2O3.XH2O होता है। और X हमारा होता है कितने नंबर ऑफ एटम या फिर कितने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स वहां पे उससे अटैच्ड हैं, ठीक है। ये होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद जब आप लोग सिल्वर को खुले में छोड़ देते हो तो उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। वो एक्चुअली सिल्वर सल्फाइड होता है, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आता है, जो कि आप लोगों को हवा से आता है। हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम एयर वहां पे आएगा, सिल्वर के ऊपर वो अटैच्ड होगा, और यहाँ से हमको सिल्वर सल्फाइड मिल जाएगा, जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब आयरन के रस्टिंग को कैसे बचाया जा सकता है वो देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉपर के ऊपर जो कोरोजन होता है वो कैसे होता है और वो किस कलर का होता है। जो हमारा थर्ड एग्जांपल था वो था कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो कॉपर को आप खुले में छोड़ दो, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी, मॉइस्चर इस पे आकर के अटैच हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को बेसिक कॉपर कार्बोनेट मिल जाएगा, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और यही हमारे लिए कॉपर का रस्ट होता है, ठीक है। CuCO3.CuOH उसका फॉर्मूला होता है, जो आप लोगों को कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का सब्सटेंस ऊपर की तरफ दिखता है। अब आयरन के रस्टिंग को कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहला प्रोसेस है बाय पेंटिंग। आप लोग आयरन को पेंट करवाते हो जब भी नया घर बनता है, ठीक है। नया घर बनता है जो उसमें हम लोग लोहा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर एक पेंटिंग की जाती है, ठीक है, कोटिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग, उस पर अगर हम लोग ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर देते हैं तब भी जो रस्टिंग का टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो 7-8 साल के लिए और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की एक कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जिंक जो होता है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इसी वजह से पहले जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके बाद आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें इस आयरन को टाइम मिल जाता है इस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद टिन की प्लेटिंग कर देते हैं, या फिर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, या फिर बाय एलॉइंग। एलॉइंग में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अलग अलग कंपाउंड्स को मिला करके एक नया कंपाउंड बना देते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील हम लोग बना देते हैं, और स्टेनलेस स्टील से हमारा क्या होता है कि जो रस्टिंग होती है वो स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं होती है, और इसीलिए हमारे घर में जो भी एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी हम यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी औजार इस्तेमाल करते हैं, वो स्टेनलेस स्टील की ही बनी हुई होती है। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी कोरोजन के बारे में। अब छोटी सी कहानी है हमारे पास रेंसिडिटी के बारे में, उसको देख लेते हैं। तब तक आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है? जब कभी आप लोग खाने को खुला छोड़ दो, ठीक है, घर में खाना बना, उसको 2 दिन के लिए आप लोग खुला छोड़ दो, ठीक, 2 दिन के लिए खुला छोड़ दो, 1 दिन के लिए खुला छोड़ दो, तो क्या होता है, खाने से एक बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है, ठीक है। जब आप लोग टिफिन लेकर के स्कूल जाते हो और सब्जी वापस लेकर के आते हो, तो क्या होता है, सुबह से शाम वाली सब्जी में थोड़ी सी एक बैड स्मेल आ जाती है, आती है ना।
आप लोग कहते हो खाना खराब हो गया, वो बेसिकली होता क्या है कि जिस खाने के अंदर फैट और ऑयल होता है, ठीक है, उसमें अगर फैट और ऑयल प्रेजेंट है फूड मटेरियल के अंदर में, लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम्स रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसकी वजह से उनका जो भी स्मेल होता है, जो भी उनका टेस्ट होता है, वो बहुत ही गंदा और खराब हो जाता है, और इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? इसको प्रिवेंट करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। आप उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखिए ताकि उसमें हवा ना जाए, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जो पैकेट के चिप्स आते हैं, ठीक है, आप लोगों ने पैकेट के चिप्स अगर खोले हो तो उसमें एक से गैस निकलती है, वो बेसिकली उसमें नाइट्रोजन स्टोर किया जाता है, और जिसकी वजह से नेचुरल ऑक्सीडेशन, जो एयर की वजह से ऑक्सीडेशन होता है, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 स्टेप्स थे जिनके हेल्प से आप लोग रेंसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हो फूड में। पहला है आप लोग फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए। सेकंड वन इज, अगर पॉसिबल होता है, ठीक है, तो आप लोग उसमें नाइट्रोजन को स्टोर कीजिए, और उससे जो हमारा रेंसिड का प्रोसेस होता है वो वहां पे नहीं होता है, और जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। तो ये थी पूरी कहानी रेंसिडिटी के बारे में, पूरी कहानी इस चैप्टर के बारे में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। एक लॉन्ग टाइम के बाद हमने कवर कर लिया है। अब अगले 2 वीडियोस और आने वाले हैं, वो भी एक कल आएगा और एक परसों आएगा, ठीक है। और पहले वाले वीडियो में हम आप लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करवाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट वाले वीडियो में जिन बच्चों को कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, और भी सीटेट, जिस भी कंपटीशन की तैयारी वो कर रहे हैं, उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम लोग एमसीक्यू लेकर के आएंगे, ठीक है। उसमें से 30-40 एमसीक्यू रहेंगे, वो मैं आप लोगों को स्लाइड के थ्रू ही करवाऊंगा, ठीक है। लैपटॉप की हेल्प से मैं आप लोगों को स्लाइड प्रिपेयर करके दूंगा, और वहां पर मैं आप लोगों को वो करवाऊंगा। वहां से आप लोग मुझे डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो, वो वीडियो प्रीमियर में चलेगा एक लाइव सेशन के तरह। वहां पे मैं आप लोग उसको ऑप्शन को दीजिएगा, सही जवाब दे दीजिएगा, और जो भी बच्चा, ठीक है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का अच्छे से सही जवाब देगा विद रीजन, मैं उसका नाम अगली वीडियो में जरूर लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।